8. मैं आधी रात को अथर्व की छत पर बैठा पापा के आने का इंतजार कर ही रहा था कि मुझे आयशा के सेंट की खुशबू आई। अथर्व सही कहता था, ये वाकई वैम्पायर रही होगी, तभी उसके आने की आहट नहीं हुई। अचानक उसने पीछे से मुझे पकड़ लिया। मेरी तो भाई साहब तशरीफ ही फट गई। घबराओ नहीं जाने मन, आज सारा हिसाब क्लियर कर दूंगी। जब तक मैं कुछ बोलता वो समझ गई कि मैं अथर्व नहीं हूं। वो अचानक चिल्ला पड़ी, हे चिल्लाओ नहीं, पापा आ जाएंगे। वो अचानक मुझसे दूर हुई। हाय अल्लाह, पार्थिव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अथर्व कहाँ है? अल्लाह बचाए, अथर्व ने तुम्हें क्यों बिठाया यहाँ? कहीं तुम दोनों मिलकर तो नहीं? अरे हल्ला मत करो प्लीज, मुझे बोलने का मौका तो दो। मैं बस आपको ये मैसेज देने के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ कि अथर्व आज नहीं आ सकता है। उसके पापा बार बार छत पर आ रहे हैं। जब पापा छत पर आ रहे हैं तो उसे भी छत पर होना चाहिए ना? सच बताऊं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आयशा इतना दिमाग लगा सकती है। मैंने जल्दी से एक झूठ सोच लिया। वो असल में हम दोनों वीडियो गेम खेल रहे थे। फाइनल सेमेस्टर चल रहा है ना, तो पापा ने डांट दिया और दोनों को अलग अलग पढ़ने के लिए बैठा दिया। इसलिए वो नीचे रूम में है और मैं ऊपर। ऐसा क्यों? उसे ऊपर होना चाहिए ना। वो ऊपर रहता तो मैं नीचे रह लेती। बाप रे, क्या कमीनी औरत है आयशा भाभी। अभी कैसे घबराने का नाटक कर रही थी। अब जो भी है यही है, पापा ने ऐसे ही डिसाइड किया है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। अच्छा, अब तुम हम दोनों का राज जान गए हो। अब तुम हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं करोगे? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं हमेशा से सब जानता था। और उस फक्कड़ के पास है ही क्या जो उसे ब्लैकमेल करूं। उसका कैंटीन का बिल भी श्रेया देती है। उसके पास ना सही, हमारे पास तो बहुत कुछ है। आयशा ने खुद को बड़ी अदा से टच किया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा मुंह से बाहर ही निकल आएगा। कहीं तुम ही हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगे तो हम क्या कर लेंगे? वो जाकर फोल्डिंग बेड पर बैठ गई। क्या ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस थी। अभी 2 मिनट पहले हाय अल्लाह उफ अल्लाह कर रही थी और अब खुद ब्लैकमेल करने का ऑप्शन दे रही है। लेकिन मुझे यह भी याद था कि पापा किसी भी वक्त ऊपर आ सकते थे, पर सामने प्यासी चुड़ैल जैसी आयशा ऐसे देख रही थी कि मेरा कहीं का खून कहीं और पहुंच रहा था। मेरा फेस ही ऐसा कार्टून है कि मैं कुछ करना चाहूं भी तो मेरे साथ कोई कुछ नहीं करना चाहेगी। लाइट तो वैसे ही इतनी कम है यहाँ। राइटिंग डेस्क का बल्ब भी बंद कर दिया तो फेस दिखाई ही नहीं देगा। कैसा है, क्या फर्क पड़ेगा? मेरी हालत अब अचानक अथर्व जैसी हो गई। मेरे अखरोट भी अब मुंह में आ गए थे। आयशा साफ साफ बता रही थी कि उसे अथर्व या पार्थिव से नहीं बल्कि उनके पोल से मतलब है। जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैं इतना कंफ्यूज हो रहा था। एक तरफ दोस्ती दांव पर लगी थी, दूसरी तरफ वर्जिनिटी। लेकिन यहां से एक गली दूर रात के 1:30 बजे मुन्नी के घर पहुंचते ही अथर्व को अब कोई कंफ्यूजन नहीं था। अथर्व मुन्नी के ऊपर था। आयशा के साथ होते समय उसे श्रेया की याद आती थी। अब मुन्नी के ऊपर था तो उसे आयशा की याद आ रही थी। कमरे में अंधेरा था, इसलिए कम से कम मुन्नी की फटूरे जैसी सूरत उसे नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन सूरत के अलावा भी मुन्नी के सब कुछ फटूरे जैसा ही था। वो सबसे ज्यादा आयशा की दिल जीत लेने वाली खुशबू मिस कर रहा था। तभी मुन्नी ने उसे टोक दिया, रुको ना, ऐसे मजा नहीं आ रहा होगा तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ कैसे भी मजा नहीं आने वाला। अपनी कहो, तुम्हें क्या दिक्कत है? ओह मेरे हैंडसम हंग, तुम तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मुझे। हटो जरा। अथर्व उसके ऊपर से हटा। ये क्या कर रही हो? कभी डॉगी नहीं देखा क्या? अब जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो। अथर्व ने ऑर्डर्स फॉलो किए। ये पहले क्यों नहीं किया? अपनी पूरी ताकत लगा दो। रात के 2 बजे अथर्व रुका। अथर्व पूरी तरह थका हुआ था। मुन्नी बेड से उठी
और अपना फोन लेकर आई। लो, तुम्हारी ये वीडियो जो मैंने आज बनाई थी वो डिलीट कर दी। अथर ने डाउट करते हुए फोन चेक किया तो देखा वाकई में उसने वीडियो रिमूव कर दी थी। ओहो, तो क्या अब मुझे ब्लैकमेल करना नहीं चाहते? बस वन टाइम ब्लैकमेल था क्या? अब तो मैं तुम्हें ये कहकर ब्लैकमेल कर लूंगी ना कि आ जाओ, वरना सबको बता दूंगी तुम्हारे वहां पर दिल है। वेरी फनी। ठीक है, चलो मैं अब चलता हूँ। एंड थैंक यू वीडियो डिलीट करने के लिए। अथर कपड़े पहनकर तुरंत बाहर भागा। पाइप उतरना तो आसान था, पाइप चढ़ने में मुश्किल होने वाली थी। फिर अब तो वो थका हुआ भी था। वो अपने घर पहुंच पाइप चढ़ने लगा। तभी 2:30 बज रहे थे। अचानक उसे नाइट वॉचमैन यानी चौकीदार की आवाज आई। अथर का तेल मुन्नी ने निकाल दिया था, हवा चौकीदार ने निकाल दी। ये चौकीदार रोज सुबह पापा के ऑफिस जाते समय उनसे बकचोदी जरूर करता था। अथर जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश करने लगा, तभी चौकीदार वहां पहुंच गया। ओए, ओए, चोर चोर, ओ सीढ़ी का नीचे उतर, मदर शॉट। अथर घबरा गया। उसके हाथ से पाइप छूटने ही वाला था कि रात के सन्नाटे में चौकीदार की चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं पाइप के पास आ गया। स्ट्रीट लाइट इस छत से नीचे थी, इसलिए मुझे तो चौकीदार और अथर दिख रहे थे, पर मेरे फेस की बजाय चौकीदार को सिर्फ मेरी शैडो दिख रही थी। मैंने देखा अथर बेचारा बीच में लटका हुआ था और चौकीदार उछलकर उसके बम पे डंडा मारने की कोशिश कर रहा था। मैं चिल्लाया, ओ बहादुर, शांत हो जाओ। चौकीदार ध्यान से मेरा चेहरा देखने की कोशिश करने लगा, फिर धीरे से बोला, अरे, आप छोटे साहब हो क्या? हाँ, मैं अथर हूं, आने दे इसको। छोटे साहब, इस चोर को क्यों आने दूं? ये तो चोरी कर लेगा ना, फिर सब हमको गाली देगा। पागल है क्या? ये चोर नहीं कोई और है, समझा ना? अभी सेटिंग है मेरी। अच्छा जा अभी यहां से, पापा को मत बताना। चौकीदार के चेहरे पर एक मस्त स्माइल आई। उसने तुरंत सलाम ठोका। नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। शाबाश, कल शाम को गेट के पास मिलना, एक मस्त गिफ्ट है तेरे लिए। चल जा अभी। चौकीदार खुश होता तुरंत घर के आगे चला गया। रात के 3 बज चुके थे और ढीला ढाला अथर मुझे 10 बार थैंक यू बोल चुका था। हम दोनों छत वाले कमरे में बैठे थे। हम दोनों को नींद आ रही थी, पर सोने से पहले मैं जानना चाहता था कि मुन्नी ने उसके साथ क्या क्या किया और यहां जब आयशा आई तो क्या क्या हुआ। अबे बोल भी, इतना टाइम कैसे लग गया तुझे? अथर ने सारी बात एक सांस में बक दी। क्या बताऊं यार तुझको, मैं एक ही रात में 2 बार ब्लैकमेल होने वाला मैं पहला लड़का कहलाऊंगा। अबे वो तो ठीक है, पर ये डॉगी वाला क्या सीन है बे? उस उबले हुए कद्दू के साथ तो तुझे करने में ऐसा लगा होगा जैसे कटोरी में चम्मच घुमा रहा हो। मेरी बात सुनते ही अथर जोर से हंसा। नहीं बे, यही तो मजा है। शुरू में तो यही हुआ जो तूने बोला, लेकिन वो जब घूमी ना भाई, कसम से। भैंस की आंख, तू ये तो नहीं कहना चाह रहा ना कि तुझे मुन्नी के साथ मजा आ गया, वो भी डॉगी पोज में? देख, वो बोली तो यही थी कि वो डॉगी पोज है, पर क्या था वो हाथी पोज? साले हाथी नहीं, छोटा हाथी पोज। साले हंसा हंसा के मारेगा क्या? तू कहे तो रुला के मार दूं। तेरे जाते ही आयशा आई थी, उसके हंसी को ब्रेक लगी, उसका दिल घबराया। फिर उसने मुझे तू समझ लिया, I mean अथर समझ लिया। ओह फक यार, फिर तो तूने। अबे डर मत गेंडे के सींग, वो चाहे जो समझे मुझे, मैं तेरा दोस्त पहले हूं कमीने। फिर मैं अभी तेरे जितना ठरकी नहीं हुआ हूं कि दोस्त की तिजोरी में ही मनी हाइस्ट करूं। मैंने उसे सारी बात बता दी, ये भी बता दिया कि आयशा की आंख बहुत ज्यादा थी, पर मैंने उसे ये कहकर भगा दिया कि पापा किसी भी वक्त आ जाएंगे। मिलने दे साली को, वैसे कहती है कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, और अब देख तू मिला तो कैसे काम चलाने लगी। चल अब सोने चलते हैं भाई, सुबह कॉलेज भी जाना है।
हम दोनों उसी बेड पर एडजस्ट कर कर सो गए। सुबह 8 बजे जब 10 अलार्म बजे तब जाकर हम दोनों होश में आए। हम फटाफट मुंह पर पानी के छींटे मारकर राधे श्याम कॉलेज पहुंचे। श्रेया हमसे पहले ही राधिका मैम की क्लास अटेंड करने पहुंच चुकी थी। हम भी क्लास में बिना राधिका मैम की नजर में आए घुसने की कोशिश कर रहे थे कि मैम ने हमें देख लिया। राधिका मैम के बारे में बता दूं कि वो पूरे कॉलेज की सबसे पटाखा और सबसे खड़ूस प्रोफेसर थी। हमें वो टैक्सेशन पढ़ाती थी। एज तो उनकी 32-33 साल ही थी, पर साड़ी पहनकर आंखों पर चश्मा लगाकर वो कोशिश करती थी कि 40 के ऊपर लगे। हमने उनका निकनेम चिड़चिड़ी चमेली रखा हुआ था। हमें लेट आता देखते ही वो अचानक चिल्लाई, हे यू टू, गेट आउट ऑफ द क्लास। लेट आने वालों के लिए मेरी क्लास में कोई एंट्री नहीं है। पूरी क्लास हम दोनों की ओर देखने लगी। मैम प्लीज। नो प्लीज, आई सेड गेट आउट। मुझे आर्ग्यू करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। बट मैम। एनफ, अब तुम पूरे सेमेस्टर क्लास के बाहर ही रहोगे। डोंट यू डेयर टू एंटर इन माई क्लास। अथर्व के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि टैक्सेशन में ही वो सबसे कमजोर था। उसे पापा की धमकी याद आ गई। अगर तेरे एक भी सब्जेक्ट में बैक आई तो मैं तुझे तेरे होशियारपुर वाले मामा के यहां भेज दूंगा। उनकी फैक्ट्री में हमेशा लेबर की जगह खाली रहती है।